हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा जियोपॉल आईएएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस पॉलिटी की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक तय करता है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। यानी कि नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता के संबंधित प्रावधानों की हम बात करेंगे। कैसे somebody कैन अटेन द सिटीजनशिप और बिकम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस चीज को आज यहां पर समझेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, समझना क्या इंपॉर्टेंट है, समझना यह है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस, वेदर समथिंग is in the constitution regarding the citizenship or it is not there. So as we know that constitution deal with this topic citizenship, and in part 2 we see there are certain provisions which are related to the citizenship. So let's start with the topic. The topic is citizenship. Citizenship. Now, in the modern society, you see there are in different countries there are two kind of people. One are citizen, one are citizen, and other one are aliens. Aliens. Now, इन इंडियाज केस दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये बात सही है, इंडिया में भी यहाँ पे सिटीजन हैं एज वेल एज यहाँ पर एलियंस आते हैं। सिटीजन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर सिटीजन्स का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है कि वो लोग जिनको यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर फुल मेंबरशिप मिली हुई है इंडियन स्टेट के अंदर, दोज हु हैव फुल मेंबरशिप ठीक है, जिनको इंडिया के अंदर पूरी तरीके से फुल मेंबरशिप मिली है वो यहां पर क्या है, सिटीजन है। नाउ सिटीजन है इसका मतलब क्या है, दे हैव सर्टेन राइट्स, दे हैव दे एंजॉय राइट्स, they have and they have certain privileges, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी यहां पर मिली हुई हैं, एज वेल एज दे हैव टू परफॉर्म दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज भी उनको सर्टेन परफॉर्म करनी पड़ती हैं, सर्टेन ड्यूटीज, राइट। ड्यूटीज लाइक पेइंग टैक्सेस, क्या करना पड़ता है उनको यहां पर टैक्स पे करना पड़ता है। अपने देश में रह रहे हैं तो देश में रहते हुए उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है, उनको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दे हैव टू रेस्पेक्ट व्हाट, क्या किस चीज का रेस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करेंगे, याद रखेंगे नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति क्या करेंगे, एलिजेंस बनाए रखेंगे। तो यानी दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव टू डू, स्पेसिफिकली दे आर सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्लियर है, इट मींस दे हैव फुल मेंबरशिप ऑफ दिस स्टेट। अब यहां पर एलियंस की अगर हम बात करते हैं तो दे आर सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, दे आर एलियंस, दे आर citizen of other countries, ये दूसरे देशों के नागरिक हैं, दे आर सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के नागरिक हैं। नाउ इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तरफ हम कह सकते हैं कि या तो वो फ्रेंडली एलियन होंगे या तो वो फ्रेंडली एलियंस होंगे,
या फिर वो क्या होंगे, आपके एनिमी एलियंस होंगे, एनिमी, वेट, एनिमी एलियंस होंगे। ठीक है, याद रखेंगे ये बात, फ्रेंडली एंड एनिमी एलियंस। अब फ्रेंडली एलियंस कौन से होंगे ये बात आपको समझनी है, तो इसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसे कंट्रीज जिनके साथ में इंडिया के रिलेशनशिप कॉर्डियल हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, उनको हम यहां पर फ्रेंडली एलियन कहेंगे। जबकि जिन कंट्री के साथ में इंडिया एट वॉर है, जिनके साथ इंडिया युद्ध की स्थिति में होगी, युद्ध हो रहा होगा, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, एनिमी एलियंस कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इंडिया के इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं कैटेगराइज किए गए हैं दो कैटेगरीज में। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ, कुछ फंडामेंटल राइट, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं, सिटीजन्स को मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं, सिटीजन्स को मिले हुए हैं। और रेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट क्या है, यहां पर किसको, एलियंस को मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सिटीजन्स को स्पेसिफिकली सारे मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, आइए देख लेते हैं, वहां पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। एक है आपका आर्टिकल 15, दूसरा है आर्टिकल 16, ठीक, तीसरा है आर्टिकल 19, चौथा है आर्टिकल 29, और फिर फिफ्थ आर्टिकल है आर्टिकल 30। ठीक, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ केवल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को मिले हुए हैं, ये बाहर के एलियंस को नहीं मिले हुए हैं। यानी जो लोग बाहर से बिलोंग करते हैं, हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, यानी वो लोग हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, ले तो उनको ये राइट यहां पर उनको नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अगला टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट ही है, इस बात को आप जान लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो फंडामेंटल राइट ही पढ़ेंगे। क्लियर, तो यहां पर अभी हम बेसिक बेसिक बातें पहले तो ये समझ रहे हैं कि सिटीजन कौन होता है, एलियन कौन होता है। सिटीजन के संदर्भ में हम ये जान रहे हैं कि जो सिटीजन है वो यहां पर कौन है, सिटीजन वो है जो कि जिसके पास उस स्टेट की फुल मेंबरशिप है। ये डिसाइड कौन कर रहा है कंट्री के अंदर, ये डिपेंड करता है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन या मेथोडोलॉजी पे कि वो कैसे इस बात को डिसाइड करेगी। जैसे इंडिया के केस में बात करेंगे तो इंडिया के केस में हम देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान से समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप को रखा गया है। याद रखिएगा, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप को रखा गया है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो है वो पॉइंट्स डाले गए हैं जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड बात यहां पर की गई है। ठीक है, जिसमें से 5, 6, 7, 8 ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हम ऑलमोस्ट डेड आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये उस समय रेलिवेंट थे जब देश आजाद हुआ था। अब वो आर्टिकल्स उतने रेलिवेंट वहां पर नहीं रह गए हैं। क्लियर है बात, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल्स अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही यथावत रखे हुए हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, उनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से उनको वहां पर रखा गया है। राइट, अब सवाल ये उठता है कि जब हमने कहा कि संविधान का पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप के साथ, और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में इन प्रोविजंस को डाला गया है। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि संविधान में कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, सिटीजनशिप की बात की गई है। अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। दूसरी बात ये क्लियर हमने डिस्कस की कि सिटीजन्स कौन होते हैं और एलियंस कौन होते हैं। एलियंस के केस में हमने बताया कि एलियंस को फंडामेंटल राइट से मिले हुए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट इनको मिले हुए हैं, और ये वाले फंडामेंटल राइट इनको नहीं मिले हुए। लेकिन जो एनिमी एलियंस हैं, इनमें इन एनिमी एलियंस को आर्टिकल 22 के अंतर्गत, आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, इन आर्टिकल 22, तो इनको राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन और डिटेंशन नहीं मिलता है। जब भी किसी कंट्री के साथ हम वॉर पे होंगे, इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर पे होगी,
देन ओनली हम कह सकते हैं कि वो एनिमी कंट्री का नागरिक है। अदरवाइज क्या है, सबके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप में, तो जो भी हमारे यहाँ रहने आ रहा है दूसरी कंट्री से, हम कहते हैं क्या वो हमारे फ्रेंडली कंट्री का नागरिक है। लेकिन यहां पे अगर इंडिया किसी के साथ वॉर पे है, कंडीशन में है, वॉर फ्रंट पे है और उस समय उसका कोई सिटीजन है, तो वो हमारा एनिमी एलियन हो जाएगा और उसको क्या है, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो डिटेंशन है या अरेस्ट है, वो उसको यहां पर प्राप्त नहीं होगा। आइए इस प्रोविजंस को थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि इन जो सिटीजन्स हैं इनको क्या राइट्स मिले हैं, क्या प्रिविलेजेस मिले हैं और किस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो देखिए, सिटीजन्स की हमने जब बात की, हमने सिटीजन्स की जब बात की, तो हम जब सिटीजन्स की बात करते हैं तो क्लियर बात करते हैं, कहते हैं कि इनको आर्टिकल 15 इनको मिला हुआ है। अब आर्टिकल 15 में इनको क्या मिला है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मिला है। राइट अगेंस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है। अब समझिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है यहां पर, इसको हम फंडामेंटल राइट में हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या डिस्क्रिमिनेशन है, किसके बेसिस पर है, ये बस इतना सा हम यहां पर जान लेते हैं। यहां पर जान लेते हैं ये जो राइट, क्योंकि ओनली ऑन दीज बेसिस इनके साथ, सिटीजन्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और बेसिस पर इनके साथ क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यानी जो सर्टेन यहां पर दिए हैं तो वो क्या है, एक तो है रिलीजन, रिलीजन, रेस, रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इस आधार पर इनके साथ किसी भी नागरिक के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जा सकता, लेकिन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, केवल इसी के बेसिस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है जो इनको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, दैट इज आर्टिकल 16 मिला हुआ है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में इनको क्या हुआ है, इक्वलिटी प्रदान की गई है, इनको समान अवसर प्रदान किया गया। तो ये भी बात सही हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो इनको आर्टिकल मिला है दैट इज आर्टिकल राइट। ठीक है, अब ये आर्टिकल क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब ये राइट टू फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर इनको फ्रीडम दी गई है, स्पीच और एक्सप्रेशन की दी गई है। इसके अलावा क्या है, राइट टू असेंबली, राइट टू असेंबली। ठीक है, यहां पर 6 प्रकार की फ्रीडम है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, याद रखिएगा, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूं लेकिन आप इसको हटा दीजिए, यहां पे ऐसे, यहां देख लीजिएगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, असेंबल होने का राइट हो गया, इनको यहां पर मिल गया है। साथ ही साथ इनको मिल गया एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट, एसोसिएशन, एसोसिएशन डिटेल में हम लोग वहां देख लेंगे, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, रेजिडेंस
और आपका ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो फ्रीडम इनको मिले हुए हैं, ये सिर्फ सिटीजन्स को यहां पर मिले हुए हैं, एलियंस को नहीं मिले हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये भी यहां पर सिटीजन्स को मिले हुए हैं। इस तरीके से इंडियन जो सिटीजन है उनको ये फंडामेंटल राइट जो है यहां पर स्पेशली उनको ही मिले हुए हैं, ये एलियंस को नहीं मिले। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ध्यान रखना है यहां पर अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये आगे बेनिफिट है। कई बार पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ जो हैं, इसमें से कौन कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि ये फंडामेंटल राइट 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ जो है यहाँ पर हमारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कर आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इसके मिले हुए हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें सिटीजन्स को, तो इसके अलावा सिटीजन्स को क्या राइट मिला हुआ है? सिटीजन्स को राइट मिला है राइट टू वोट। क्या मिला है भाई? राइट टू वोट। जो भी भारतीय नागरिक हैं, अभी देखिए बिहार में इलेक्शन हो रहा है और वोटर कार्ड को लेकर के बहुत विवाद है वहां पर। तो आखिर ये वोटिंग राइट कैसे मिला? वोटिंग राइट उसको ही मिलेगा जो भारत का सिटीजन होगा। अब सिटीजनशिप उनको कैसे मिल गई? जो लोग बाहर से आ गए, रिफ्यूजी बन के आए, अचानक यहां पे रहने लग गए ऐसे, तो इस चीज का लगातार विवाद यहां पर चल रहा है, वहां पे चल रहा है बिहार के अंदर। तो यहां पे सवाल यही उठा कि अगर उनको राइट टू वोट है, वो भारत के सिटीजन होंगे। इसका मतलब उन्होंने कहा कि एक राइट जो मिला हुआ है वो यहां पर राइट टू वोट मिला है। ठीक है, दूसरा उनको क्या है? राइट टू होल्ड, राइट टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिसेस। जैसे हम बात करें यहां पर पब्लिक ऑफिसर्स की बात करें यहां पर, तो जैसे हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का पद उनको मिला हुआ है, इस पर कोई भी आदमी बैठ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर लें, हाई कोर्ट के जजेस की बात कर लें, तो ये वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर लें, ये वो पोस्ट हैं यहां पर जो कि सिटीजन ऑफ द कंट्री को मिले हुए हैं। जैसे हमने फिर से एक बार देख लीजिएगा, किसकी बात की हमने हमने बात की प्रेसिडेंट की, हमने बात की वाइस प्रेसिडेंट की, हमने बात की किसकी? हम बात कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं यहां पर किसकी? गवर्नर्स की बात कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर सकते हैं यहां पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सर्टेन प्रिविलेजेस हैं जो यहां पर हमारे सिटीजन्स को यहां पर मिली हुई हैं। क्लियर है बात? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, जब हम कहते हैं कि ये सर्टेन प्रिविलेजेस उनको मिली हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि जहां उनको वोटिंग राइट मिला होगा वहीं पे उनको राइट टू कंटेस्ट भी मिला होगा, राइट टू वेट। अच्छे से समझिएगा इसको, राइट टू कंटेस्ट। अब कहां पे? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन जगहों पर वो क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, ना कि यहां पे एलियंस को मिला है। अब चूंकि आपको इतने राइट्स मिले हुए हैं, तो यहीं पर आपको कुछ ड्यूटीज भी दे दी जाएंगी, यहीं पर कुछ ड्यूटीज भी दे दी जाएंगी, जैसा मैंने पीछे अभी बताया था। क्या? एक तो पेइंग टैक्स, टैक्स को पे करेंगे, पेइंग टैक्स। दूसरा क्या करना है? इनको रिस्पेक्ट करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? आप सोचिए, रेस्पेक्ट करना है इनको। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम यहां पर, और नेशनल फ्लैग। ठीक है, इसकी रेस्पेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, यहां पर नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये जो सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं या सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको ये बेनिफिट यहां पर हमारी कंट्री के अंदर मिलता है। क्लियर है बात? अब एक बात और समझ लीजिए, जब हम यहां पे कहते हैं कि जो पब्लिक ऑफिस है, ये
सिटीजन्स के लिए खुला हुआ है, यहां पर एक पद की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं। यहां पर एक कंपैरिजन आता है। क्या कंपैरिजन आता है? एक कंपैरिजन आता है अमेरिका के साथ में। कहते हैं कि जो यूएसए है और जो इंडिया है, इन दोनों में जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होना चाहिए? वहां का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में एक फर्क है इंडिया की तुलना में। क्या फर्क है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजन है तो वो यहां पर क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे फिर वो बाई बर्थ हो और चाहे फिर वो बाई नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन अमेरिका के केस में आपको याद रखना है कि जो भी व्यक्ति होगा वो सिर्फ क्या होगा? यहां पर बाई बर्थ ही होगा, यानी अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति बाई बर्थ ही वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये बात आपको यहां पर याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान से अपने समझने की जरूरत है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे की तरफ करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करेंगे हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे। प्रोविजंस की बात करेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बता दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में नागरिकता से संबंधित जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो रखे गए हैं, और ये आर्टिकल आपके आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। अब सवाल ये उठा कि व्हाट इज इन द आर्टिकल 5। ठीक, ये जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 यहां पर जो आर्टिकल डाले गए थे, वो आर्टिकल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उससे संबंधित प्रोविजंस यहां पर डाले गए हैं। फर्दर नागरिकता कैसे मिलेगी, जैसे यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, तो वो दो बातों में कोई काम नहीं करते हैं, कहते हैं। ठीक है, दो बातों पे। कौन कौन सा? एक तो कि एक्विजिशन की बात करते हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और दूसरा लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये दो मैटर ऐसे हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात कर लें या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करें, इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाले गए हैं। ये सारे प्रोविजंस जो हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजंस, देयर आर नो प्रोविजन, लिख लीजिएगा इस बात को, देयर आर देयर आर नो प्रोविजंस related to this related to this in the constitution। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों से रिलेटेड, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप पता ला सोचे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये वाले होंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं होंगे। ये दोनों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात यहां पर हमने कह दी, और ये दो दो बातें ऐसी हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है, देयर आर नो प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात? इतनी बात देखिए, ये बात समझने की है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो हमने कहा कि कोई प्रोविजन जो है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है। अब जब कोई प्रोविजन इससे रिलेटेड, यानी एक्विजिशन के से ऑफ सिटीजनशिप की बात करें या लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करें, तो इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन अगर इसके अंदर नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया, तो इसका मतलब किसी को तो अथॉराइज किया गया होगा, किसी को भी तो अथॉराइज किया गया होगा जो इससे रिलेटेड मैटर्स पर बात करेगा, इससे रिलेटेड मैटर पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा। तो इसके लिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट, एम्पावर्स पार्लियामेंट। ठीक,
to make laws related to these matters, related to these मैटर्स, यानी इन मसलों से संबंधित कौन कौन से मसले, चाहे वो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप हो, चाहे वो लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो, कैसे कोई व्यक्ति एक्वायर करेगा, कैसे कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप खो देगा, तो उसके संबंधित मसलों पर जो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, यहां पर पार्लियामेंट को दी। यानी कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाए, पार्लियामेंट जो लॉ लेकर के आए, वही लॉ वही कानून जो है ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट ने जो है पार्लियामेंट ने एट दैट टाइम पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्या किया पार्लियामेंट ने, एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 एनेक्ट किया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ commencement of constitution, क्या है, कब की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1950। यहां पर 4 कैटेगरीज डिसाइड की गई। कौन सी कैटेगरीज डिसाइड की गई, 4 कैटेगरीज जो है यहां पर डिसाइड की गई कि ये व्यक्ति जो है वो भारत के इस समय पे नागरिक होंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि 4 टाइप ऑफ पर्संस विल बिकम द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो पहला वाला केस जो उन्होंने डाला, पहला वाला, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया। अ पर्सन, पहला है अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति जिसका भारत में डोमिसाइल है। अब भारत में जिसका डोमिसाइल है उसको 3 कंडीशंस भी दी गई, कहा कि भैया ये 3 कंडीशंस भी फिल कर लो। पहला कहा उसने इज डोमिसाइल इन इंडिया, साथ ही कहा कि उसका जो 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आप क्या होगे, यहां पर भारत के नागरिक हो गए। पहला कंडीशन था इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर उसका भारत में जन्म हुआ हो या फिर उसके माता या पिता में से, ठीक है, किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो, दोनों में से कोई, 2 में से एक कंडीशन उसने कहा कि इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, और दूसरा कहा इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, इफ either of his parent was born in India। ठीक है, क्या हो गया, बॉर्न इन इंडिया। अब आप एक बात समझिए, तीसरा क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कमेंसमेंट के 5 साल पहले से ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में यहां पर रह रहा हो। ठीक है, ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब कंडीशन क्या थी, 5 ईयर्स के लिए। क्या कंडीशन थी, 5 ईयर्स के लिए, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने के 5 साल पहले, तो ये भी एक ब्रैकेट में लिखिएगा, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। सुन लीजिएगा यहां पे ध्यान से, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि दिखाई नहीं पड़ रहा, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया
फॉर 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर है वहां पर इस तरीके का, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या होगा, यहां पर भारत का नागरिक होगा। दिस इज आर्टिकल 5। ये आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 हो रहा है। ठीक, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए उस समय क्या हुआ, देश का बंटवारा हुआ, यानी इंडिया, एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब ये जब देश का बंटवारा हो रहा है तो इसका मतलब कुछ लोग इधर माइग्रेट कर रहे होंगे, कुछ लोग इधर माइग्रेट कर रहे होंगे, ऐसा ही तो होगा। कुछ लोग इधर माइग्रेट करेंगे, कुछ लोग इधर माइग्रेट करेंगे, और इधर भी पाकिस्तान है तो इधर जो बांग्लादेश के पास में, तो इधर से भी कुछ लोग माइग्रेट करेंगे। तो जब कुछ लोगों का माइग्रेशन दोनों तरफ से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उनकी नागरिकता भी हमको सुनिश्चित करनी थी उस समय। तो टाइम ऑफ कमेंसमेंट हमें क्या करना था, उन देशों से आने वाले लोगों की भी नागरिकता सुनिश्चित करनी थी। तो कहा कि इसमें कहा गया कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, तो अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जो व्यक्ति अब अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ गया है माइग्रेट होकर के पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो अब कैसे हम तय करें कि वो व्यक्ति जो यहां पर है कि इसका भारत का नागरिक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई रहता हो, ठीक है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, याद रखिएगा, या तो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में रहता हो। अब अनडिवाइडेड इंडिया की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड, अब अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो ब्रिटिश इंडिया डिसाइड किया, जो इंडिया डिसाइड किया गया था, जो इंडिया था, उस इंडिया के हिसाब से कह रहा है यहां पर कि वो अगर उसके कोई पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी या उसके पिताजी यहां पर रह रहे हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे, करेंगे, वो यहां का नागरिक होगा। अब सवाल ये भी फिर उठेगा कि क्या ये रह रहे थे या ये बॉर्न हुए थे। तो याद रखिएगा कि अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो वो व्यक्ति यहां पर क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। कौन, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आया, हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आया है। लेकिन यह कंडीशन रखी गई थी कब के लिए, जब अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आया है, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन रख दी गई। एक कंडीशन थी कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आया है, या फिर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है। अब दो डेट्स हैं यहां पर, एक डेट है, मतलब एक कट ऑफ लाइन रखी गई। भाई कैसे तय करोगे कि आदमी भाग के चला रहा है, कभी भाग के चला रहा है। तो कह रहे हैं कि हमने एक कट ऑफ लाइन रख दी है। ये कट ऑफ लाइन है, कह रहा है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तब तो ठीक है। अगर वो बाद में माइग्रेट करके आता है, ठीक है, बाद में माइग्रेट करके आता है, सपोज करिए, तो क्या होगा उस कंडीशन में, अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद में माइग्रेट हो जाएगा, आफ्टर दिस डेट, ठीक है, आफ्टर दिस डेट, ये याद रखेंगे, तो उसको इंडिया में 6 मंथ्स रहना पड़ेगा, 6 मंथ्स पहले रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, अपना यहां पे काउंसलर के पास रजिस्ट्रेशन करा, देन ओनली ही कैन बिकम द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब समझ में आ गई बात। ये है आपका आर्टिकल 6। क्या है ये, आर्टिकल 6। मैंने कहा ना डेड आर्टिकल्स हैं, अब इनकी कोई यूज नहीं रह गई है। आर्टिकल क्लियर। अब ये तो वो केस हो गया बेटा जब कोई व्यक्ति इंडिया से, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आया था। अब ऐसा भी तो केस होगा जब क्या होगा, कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाएगा और फिर वापस लौट करके इंडिया के आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां उस समय थी, ऐसी परिस्थितियां उस समय थी कि कुछ लोग जो थे, चूंकि जब डिवीजन कंट्री का होने लग गया तो कुछ लोगों ने क्या किया,
पहले डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, फिर पाकिस्तान जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो वापस इंडिया की तरफ मूव करके इंडिया आ गए। तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि अगला देखेंगे यहां पर, ठीक, लिखेगा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया पाकिस्तान, अ पर्सन, एक मिनट, ए अ पर्सन हु migrated to Pakistan from India, ठीक है। अब ये कब माइग्रेट किया ये भी तय करना है यहां पर। वो कह रहा है कि ये भी आफ्टर March 1, 1947, आफ्टर, डेट याद रखिएगा, आफ्टर आफ्टर 1 March 1947, 1947 एक व्यक्ति जो पहले मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया था, ठीक, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, but later returned to India for resettlement, could become an Indian citizen for ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, वो इंडिया का सिटीजन यहां पर बन जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा कब होगा और किस परिस्थिति में होगा ये भी ध्यान देने वाली बात है। उसको करना क्या पड़ेगा यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको यहां पर जब वो वापस लौट करके आ रहा है, जैसे माइग्रेट कर गया, माइग्रेट करके पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से बात क्या हो गया, वो वापस आ गया, लेटर रिटर्न फॉर द रीसेटलमेंट। तो उस ऐसी परिस्थिति में सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए उसको यहां पर 6 मंथ्स तक रहना पड़ेगा, 6 मंथ्स तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन ओनली क्या है, वो व्यक्ति को भारत की नागरिकता यहां पर दी जाएगी। ये बात वहां पर उस समय तय की गई थी। दिस इज आर्टिकल 7, दिस इज आर्टिकल 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 7। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई यहां पर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये माइग्रेट करके आया पाकिस्तान से इंडिया और 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट कर गया था और फिर वापस आ गया। तो ऐसे में जो कंडीशन उन्होंने डाली थी, देखिए यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दो बातें ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी है? एक, जब वो मान लीजिए ये पाकिस्तान है हमारा, इसकी बात की हमने, कहा ये पाकिस्तान और ये इंडिया, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक केस ये है कि जब आदमी इंडिया से पाकिस्तान जाता है, ठीक। दूसरा केस क्या है कि जब इंडिया पाकिस्तान से आदमी इंडिया आ रहा है, इंडिया से जब आदमी पाकिस्तान जा रहा है, तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट यहां पे डिसाइड की थी कि 1 मार्च की डेट उन्होंने कहा था कि 1 मार्च 1947। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया है लेकिन उसका मूड चेंज हो गया है और वापस ही रिटर्न, वो वापस आ गया है, ठीक है, वापस हो गया है, रिटर्न होकर के वापस वो इंडिया आ गया, इन दैट सिनेरियो उसके साथ कंडीशन क्या है कि वो जब अप्लाई कर रहा है उसको 6 महीने, 6 मंथ यहां पर रेजिडेंट की तरह रहना पड़ेगा। 6 मंथ क्या करना पड़ेगा? रेजिडेंट की तरह रहना पड़ेगा बिफोर द फाइलिंग एप्लीकेशन। यानी जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उससे पहले उसको 6 मंथ यहां पर रहना पड़ेगा। ऐसा ही केस था कि जब कोई व्यक्ति इंडिया आया है, कहां से? पाकिस्तान से आया है, तब इन्होंने यहां पे एक डेट रखी थी कि 19 जुलाई की डेट रखी थी।
अब यहां पर 19 जुलाई 1948 की जो डेट रखी, इसमें भी उन्होंने कंडीशन रख दी, अगर इससे पहले आया है तब तो ठीक है, अगर इसके बाद आया है देन अगेन उसको भी 6 मंथ क्या करना पड़ेगा, यहीं पर रेजिडेंट के तौर पे रहना पड़ेगा पहले, बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन, बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो यानी अगर वो कोई एप्लीकेशन डाल रहा है कि मैं यहां का सिटीजन बनना चाहता हूं, ये टाइम तब का है जब देश आजाद हो रहा है। अब दो कंडीशन तो क्लियर हो गई आपको, अब सवाल उठा तीसरे कंडीशन की, चौथी कंडीशन की। एक कंडीशन हो गई कि वो भारत में उसका डोमिसाइल था, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि वो पाकिस्तान से भारत आया था, तीसरी कंडीशन ये हो गई थी कि एक डेट है 1 मार्च 1947, उसके बाद वो पाकिस्तान गया है, लेकिन उसका मूड चेंज हो गया है और रिटर्न टू इंडिया टू बिकम द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ऐसे में कंडीशन रख दी गई कि भाई आप क्या करेंगे, यहां पर 6 महीने रहेंगे, फिर पंजीकरण होगा आपका, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। चौथा केस क्या हो गया, चौथा केस क्या हो गया कि कोई पर्सन है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति है, एनी पर्सन, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स की बात कर लें, या फिर उसके पेरेंट्स, और या फिर कह लें ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी समझिएगा ध्यान से, पर्सन है, पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा है जो किसी कंट्री में रिसाइड कर रहा है, किसी कंट्री में रह रहा है, किसी भी कंट्री में, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बनना चाहता है, वो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति, ये सवाल किन लोगों के लिए रखा गया होगा, इसमें ये सवाल उन लोगों के लिए रखा गया होगा जो लोग अंग्रेजों के द्वारा बाहर भेज दिए गए होंगे या किसी कारणवश इंडिया से बाहर चले गए होंगे। अब जब देश को आजादी मिल रही है तब इन लोगों को क्या करना होगा, भारत में भारत की नागरिकता इनको चाहिए होगी। तो ऐसी परिस्थिति में उस कंट्री के अंदर डिप्लोमेटिक तरीके से अगर इनका रजिस्ट्रेशन डिप्लोमेटिक और काउंसिलर के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन इंडियन, उनका जो रजिस्ट्रेशन है बेटा, वो यहां पर इंडियन के रूप में हुआ है, रजिस्ट्रेशन किसके रूप में है, इंडियन के रूप में, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता यहां पर दे दी जाएगी। याद रखना है, कोई भी व्यक्ति, उसके माता पिता या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट, अगर उनमें से किसी का भी जन्म, इनमें से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, यानी कि भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले किसी एक का भी, और वो व्यक्ति चाहता है कि उसे क्या मिले, भारत की सिटीजनशिप मिल जाए, भारत की सिटीजनशिप मिल जाए, तो इस सिटीजनशिप को एक्वायर उसको तभी उसको मिलेगी, एक्वायर होगी जब उस कंट्री के अंदर जहां वो रिसाइड कर रहा है, उस कंट्री में वो डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर वे से वहां पर इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर होगा। तो तब उस व्यक्ति को एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या उसके बाद जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दिस इज आर्टिकल 8। ये आर्टिकल 8 है, मैंने शॉर्ट में आपको बताया, पूरी थ्योरी नहीं लिखी है उसकी, लेकिन समझाने का मतलब सिर्फ था कि जो व्यक्ति उस समय जब देश आजाद हुआ और आजादी के समय जो व्यक्ति देश के बाहर थे, किसी और देश में निवास कर रहे थे, ठीक है, उनका जन्म अगर भारत में हुआ है तब वो चले गए हैं, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स कभी बाहर चले गए थे और आज उनको पता लगा कि हम भारत आजाद हो गया और हम भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको भारत की नागरिकता तब मिलती जब वो अपने आप को वहां पर डिप्लोमेटिक या काउंसलर वे से क्या करते, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते इंडियन सिटीजन के रूप में। तो इनको वहां इंडियन सिटीजन के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना पड़ता और ये तब इनको भारत की नागरिकता यहां पर मिलती। दिस इज आर्टिकल 8। तो हमने आर्टिकल 5 देखा, हमने आर्टिकल 6 देखा, हमने आर्टिकल 7 देखा और हमने आर्टिकल 8 देखा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको 4 पॉइंट यहां पर देखने को मिल गए बहुत अच्छे से। ठीक, क्या 4 पॉइंट देखने को मिल गए? पहला, जो भारत में जन्मे लोग हैं, जिनका भारत का डोमिसाइल है। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। तीसरा, जो पाकिस्तान से भारत गए फिर लौट आए। और चौथे, जिनका जन्म या जिनके माता पिता का जन्म या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ और वो किसी और कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, रेजिडेंट हैं वहां पर, तो वो चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप बने। तो इस तरीके से 4 प्रोविजंस, 4 कैटेगरीज उस समय आइडेंटिफाई की गई थी और इनके आधार पर ही लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी। इसके अलावा जो शक्तियां दी गई, मैंने बताया
वो शक्तियां किसको प्रोवाइड की गई हैं? वो शक्तियां यहां पर प्रोवाइड की गई हैं आपका पार्लियामेंट को, कि वो पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी। इसीलिए पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर के उस समय आई थी। एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? कि कोई भी व्यक्ति अगर वॉलंटरी किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति वॉलंटरी अगर किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेता है, तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। आर्टिकल 9 क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी अक्वायर्ड द सिटीजनशिप, ठीक है, एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। किसी ने स्वैच्छिक रूप से, मान लीजिए रशिया चला गया, पाकिस्तान चला गया, अमेरिका चला गया, जर्मनी चला गया और वहां पर उसने उसकी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो इंडिया में उसकी सिटीजनशिप जो है नहीं रहेगी, यानी वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कोई व्यक्ति जो है दो कंट्री की सिटीजनशिप लेकर के इंडिया के अंदर नहीं रह सकता है। यानी कोई इंडियन जो है वो इंडिया की भी सिटीजनशिप रखे और किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप रखे, ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज आर्टिकल 9। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की, बात करते हैं, ठीक है। थियोरिटिकली है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको डिटेल में बहुत बताने की जरूरत है, ठीक। कोई भी व्यक्ति जो है वो एनी पर्सन डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वो तब तक भारत का नागरिक रहेगा जब तक पार्लियामेंट के प्रोविजन के अनुरूप रहेगा, ठीक है। डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब तक रहेगा? जब तक पार्लियामेंट के प्रोविजंस के अनुरूप, जब तक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट या सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, जब तक जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कानून के अंतर्गत, उन कानूनों के अंतर्गत उसकी नागरिकता रखी है, तब तक वो भारत का नागरिक रहेगा। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जब सपोज कर लीजिए हमने कहा था कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें क्या हो गया कि एक कोई टेरिटरी है, इस टेरिटरी को हमने उठा करके बांग्लादेश को दे दिया, ठीक। तो ऐसे में जो व्यक्ति यहां पर निवास अगर कर रहे होंगे, इन केस सम पीपल आर देयर, जो वो यहां पर निवास कर रहे होंगे, वो अभी जब तक ये ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हुआ है तब तक ये व्यक्ति क्या है? भारत के नागरिक हैं, ठीक है। उनकी नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ये टेरिटरी यहां से सीड कर दी, छोड़ दी और टेरिटरी ये बांग्लादेश को दे दी, अब यहां पर जितने रहने वाले लोग होंगे, क्योंकि लॉस चेंज हो गया है, तो अब ये भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, अब ये किसके नागरिक हो जाएंगे? उस कंट्री के नागरिक। सिमिलरली वहां से हमने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली है और यहां पे ये टेरिटरी हमने बांग्लादेश से एक्वायर की है, तो एक्वायर की है, तो ये जितने भी लोग इस टेरिटरी में रह रहे होंगे, अब उनको क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहां पे ये बात आपको समझनी है, ध्यान से अच्छे से जाननी है। क्या जाननी है? कि आर्टिकल 10 में वो साफ साफ कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, वो तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि लॉज, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज के प्रोविजंस के अनुरूप उस वो नागरिक है। क्लियर है बात? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमने जब देखा कि पार्लियामेंट के लॉज की बात करती है, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट जो के जो लॉ को जो है उसको पावर मिली है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो कानून बनाए, और कानून बनाएगी किसके लिए? या तो एक्विजिशन की बात करेंगे, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे, या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आर्टिकल 11 में यह प्रोविजन डाला गया कि यह शक्ति पार्लियामेंट के पास है कि वो इससे संबंधित कानूनों को बनाए कि किस तरीके से नागरिकता जो है वो प्राप्त की जा सकती है और किस तरीके से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
अब एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात जब हम करते हैं, हमने कहा ना कि पावर टू मेक लॉज, तो एक्विजिशन ऑफ की बात करते हैं तो देयर आर 5 वेज, यहां पर 5 तरीके से। कैसे? बाय बर्थ, एक तरीका क्या हो गया? बाय बर्थ। फिर क्या हो गया? बाय डेसेंट, ठीक है। तीसरा फिर क्या हो गया? बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से। फिर क्या हो गया? बाय नेचुरलाइजेशन। और फिर एक तरीका क्या हो गया? बाय एक्वायरिंग टेरिटरी। किसी टेरिटरी को अगर एक्वायर कर लिया जाए तो इन 5 तरीकों से नागरिकता जो है यहां पर प्राप्त की जा सकती है। तो ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि नागरिकता को कैसे प्राप्त, इन 5 तरीकों में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी। क्लियर है? मैंने एक चीज बताई आपको कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था और इसी एक्ट को समय समय पर संशोधित किया गया और इसी संशोधन से तय किया गया कि व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से कैसे मिलेगी। तो यहां पर जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप को एक्विजिशन की बात करते हैं तो हमने कहा कि 5 वेज हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है बाय बर्थ। अब ये जो बाय बर्थ का तरीका है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950, ठीक है, यहां पर जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950, ठीक, यहां पर इस डेट को और आफ्टर, इसके अलावा यानी या तो 26 जनवरी 1950 से पहले या फिर उसके बाद यहां पर भारत में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन 1 जुलाई 1987, लेकिन 1 जुलाई 1 जुलाई 1987 से पहले, ठीक है, ये दोनों डेट याद रखिए। इससे पहले अगर वो भारत में जन्मा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। क्लियर है बात? समझिएगा, 26 जनवरी 1950 उससे पहले या उसके बाद से लेकर के और 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई सी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है, यानी वो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो दैट पर्सन विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स। यहां पर यह भी कंडीशन याद रखेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की नेशनलिटी कुछ भी रही हो, पेरेंट कहीं के भी नागरिक रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पेरेंट्स की नेशनलिटी को यहां पे ध्यान नहीं रखा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यानी ये डेट एक कट ऑफ डेट यहां पे दी, इसका मतलब क्या होगा कि 1 जुलाई की बात कर लेंगे, 1987 की बात करें। अब इसके बाद का कंडीशन क्या होगा, यानी ऐसा क्या होगा इस समय, इसके बाद क्या चेंज आएगा? ऐसा तब होगा जब उसका कोई एक पेरेंट जो है उसके टाइम के समय जो क्या हो, ईदर ऑफ हिज पेरेंट, ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ, ठीक, अगर कोई व्यक्ति का पिता, तो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा 1 जुलाई 1987 से पहले, तो फिर वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति इसके बाद बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 1987, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा कि सर इसी डेट को बॉर्न हो गया, तो जो इस डेट को बॉर्न हो गया तो वो व्यक्ति भी ऑन दिस डेट ऑल्सो, ऑन दिस डेट ऑल्सो, ठीक है। यहां पर क्या है, इस डेट से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बीच में बॉर्न हुआ है, तब वो व्यक्ति क्या है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद या उसके थोड़ा पहले अगर बॉर्न हुआ है तो उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी नहीं देखी जाएगी। लेकिन अगर वो 1 जुलाई 1987 या उसके बाद बॉर्न हुआ है तो उसके किसी एक माता या पिता में से क्या है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। कब? उसके जन्म के समय, जब वो भारत का जब उसका जन्म हुआ हो तो वो व्यक्ति क्या है, भारत का
नागरिक वहां पर होना चाहिए। कौन? उसके माता या पिता में से। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद तीसरा केस बन जाता है। तीसरा केस क्या बन जाता है कि जो व्यक्ति 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर, एक और डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 2004, ठीक है, ऑन और आफ्टर, ठीक है, इसके बाद जिन लोगों का यहां पर जन्म हुआ है वो व्यक्ति भारत के सिटीजन तभी माने जाएंगे बॉर्न ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, जब उनके बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या होंगे? टाइम ऑफ बर्थ पे, यानी जन्म के समय जब उस बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर उसका जब जन्म हुआ है और डेट कट ऑफ क्या है? 3 दिसंबर 2004। इस डेट को या इसके बाद कभी उस किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं यहां पर क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। अब यहां पे केसेस बहुत क्लियर हैं। पहला वाला केस ये है कि जब वो कह रहा है कि 26 जनवरी की बात कर रहा है, 26 जनवरी से 1 जुलाई 1987, यहां पर पेरेंट्स की नेशनलिटी मैटर नहीं करती है। दूसरा केस बन जाता है 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 1987 से लेकर के और 3 दिसंबर, या कह दीजिए कि 2 दिसंबर की बात कर लें, 2 दिसंबर 2004, ठीक है, इंक्लूडेड है ये डेट। इसमें वो व्यक्ति का ईदर ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहा है, कोई एक पेरेंट, ईदर ऑफ पेरेंट, याद रखिएगा, ईदर ऑफ पेरेंट, पेरेंट। और तीसरा केस है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स। यहां पर बोथ पेरेंट्स का केस बन रहा है, बोथ पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ, ठीक है। इस तरीके से कोई व्यक्ति जो है वो भारत का यहां पर नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इतनी बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब एक बात और समझ लीजिएगा, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं या एलियंस हैं, उनके बच्चे अगर बाहर भारत में जन्मे हों तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। जैसे बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, वो इंडिया में पोस्टेड होते हैं, तो उनके बच्चे क्या हैं? वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो यहां पर भारत के नागरिक खुद भी नहीं है। तो ये बात भी यहां पर ध्यान रखना है, यानी उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तभी नागरिकता मिल सकती है, अदरवाइज ऐसे नहीं। और बच्चों को नहीं मिल पाएगी, वयस्क को ही मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। बच्चों को नागरिकता तभी मिल सकती है जब उनके पेरेंट्स यहां के नागरिक होंगे, तब उनको यहां पर नागरिकता मिलेगी। क्लियर है बात? अब आइए दूसरा केस समझ लेते। पहला केस आपको क्लियर हो गया, पहला केस आपको क्लियर हो गया कि बाय बर्थ। अब दूसरा केस आ जाता है बाय डेसेंट, ठीक, पैतृक के आधार पर, ठीक, बाय, यानी माता पिता का केस यहां पर देखने को मिलेगा। अब इसमें बाय डिसेंट में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, बस एक चीज देखिएगा ध्यान से, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। एक 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992, ठीक है, 10 दिसंबर 1992, ठीक। दूसरा केस आता है 10 दिसंबर, डेट लिखेगा, 10 दिसंबर 1992, ठीक। और तीसरा केस आएगा 3 दिसंबर की बात आएगी यहां पर, नेक्स्ट आएगा दिसंबर 3 2004। क्या है तीसरा केस? है 3 दिसंबर 2000। बस सिंपल है। देखिए, किसी भी कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर के
10 दिसंबर 1992 के पहले, यानी इसके बीच में इस डेट को नहीं, ठीक है, पहले, बॉर्न आउटसाइड द इंडिया, बॉर्न आउटसाइड द इंडिया, किसी व्यक्ति का इंडिया के बाहर जन्म होता है, ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992, ठीक। बट अगर उसके फादर जो हैं, यहां पर फादर, इफ हिज फादर, उसके फादर जो हैं इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इफ फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया at the time of his birth, at the time of his birth, उसके जन्म के समय है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो व्यक्ति क्या होगा? इंडियन सिटीजन हो। क्या होगा? इंडियन सिटीजन, पैतृक आधार पर, ठीक है, दैट विल बी इंडियन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेंट। क्यों? क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो उसके फादर जो हैं वो यहां पर क्या थे? वो यहां के नागरिक थे। दूसरा केस आता है कि 10 दिसंबर, इसमें ऑन और आफ्टर कह रहा, इसमें ऑन एंड आफ्टर, अगर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट, कोई भी उसके पेरेंट में से भारत का अगर सिटीजन है तो वह व्यक्ति क्या होगा? पैतृक आधार पर भारत का नागरिक होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? ईदर ऑफ हिज पेरेंट ऑन द बेसिस 3 दिसंबर ऑनवर्ड्स की बात अगर वो कह रहा है, ठीक है, 3 दिसंबर ऑनवर्ड्स कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का आउटसाइड जन्म होता है, ठीक है, अगर 3 दिसंबर को कह रहा है कि इफ अ पर्सन born आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो ये व्यक्ति सिर्फ डिसेंट आधार पर, यानी पेरेंट्स के सिटीजनशिप के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अनटिल अनलेस विदिन 1 ईयर, विदिन 1 ईयर, ठीक है, वो इंडियन कॉन्सुलेट के पास अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है, इंडियन कॉन्सुलेट के पास अपने आप को अगर रजिस्टर नहीं कराता है, तो अगर वो अपने आप को, उसका रजिस्ट्रेशन उसके पेरेंट्स विदिन 1 ईयर नहीं कराते हैं, तो फिर बाय डिसेंट बेसिस पर या पैतृक आधार पर उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। तो 3 डेट्स यहां पर हमने आपको समझाई हैं, एक 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992, यानी इसके 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद, और 10 दिसंबर 1992 के पहले किसी व्यक्ति का जन्म भी भारत के बाहर अगर हुआ है, लेकिन उसके फादर जो हैं उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं, तो उस व्यक्ति को पैतृक आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा केस यहां पर है कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है, ठीक है, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ये भी याद रखेंगे, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है, किसी और देश में, इंडिया, लेकिन उसके कोई भी एक पेरेंट, चाहे माता या पिता, कोई एक उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं, तो उसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा केस आता है 3 दिसंबर 2004 और उसके बाद का केस आता है, और इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर इंडिया के जन्मा है, तो वो उस व्यक्ति को डिसेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेंट, तब तक नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक उसके जन्म के 1 साल के भीतर उसको क्या किया जाएगा? उसका रजिस्ट्रेशन वहां के कॉन्सुलेट में न सिर्फ कराया जाएगा, बल्कि ये एप्लीकेशन दी जाएगी कि इसने किसी और देश की नागरिकता वहां पर नहीं ली है। तो इस आधार पर, डिसेंट के आधार पर यहां पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। बाय
रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति जो है ठीक, किसी भी व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहां पे ये काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को बाय रजिस्ट्रेशन जो है क्या कर सकती है, भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। कंडीशन, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे देश से इलीगली भारत में ना आया हो। तो उसको सर्टेन कंडीशंस जो है, कुछ कैटेगरीज जो हैं उसको दे हैं, उसको अगर वो बिलोंग करता होगा तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगी या भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या है कि वो तो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए और 7 इयर्स से भारत में रह रहा हो, 7 सालों से। अब इंडियन ओरिजिन से यहां पे क्या मतलब है, यानी उसके माता पिता, यानी उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई और एक जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, पहली चीज। दूसरा, 15 अगस्त 1947 के बाद कोई टेरिटरी एक्वायर की गई हो, वहां पर उसके माता पिता जन्मे हो। तो ऐसी किसी टेरिटरी में रहने वाले व्यक्ति जिसके टेरिटरी का व्यक्ति को इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति माना जाएगा, भले ही वो बाहर हो और इंडिया आकर के 7 साल से रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को बाय रजिस्ट्रेशन जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यानी 7 इयर्स का जो टाइम है, ये टाइम कब से लिया जाता है, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लगाने से पहले 7 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा और वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए था। और इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो क्या हो, वो भारत में जन्मे हो, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, या कोई ऐसी टेरिटरी है जो 15 अगस्त 1947 के बाद एक्वायर कर ली गई हो, वहां पर उसके पेरेंट का जन्म हुआ हो, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, इंडियन ओरिजिन का माना जाए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस समझ लीजिए। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अब कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि ऑर्डनरी रेजिडेंट हो किसी और कंट्री में। ठीक है, अ पर्सन, अब यहां पे भी याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन एनी अदर कंट्री, इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री का जो है वो क्या है, वो नागरिक है। ठीक है, लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा है कि अनडिवाइडेड इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये भी जान दीजिएगा, एनी अदर कंट्री प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, प्लेस्ड आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। तो इस व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, दो केस हो गए। तीसरा केस क्या कह रहा है, तीसरा केस कह रहा है कि यानी अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, अगर कोई व्यक्ति और वो यहां की नागरिकता लेना चाहता है और 7 इयर्स से यहां पर रह रहा है, 7 इयर्स से, जैसे सोनिया गांधी वाला केस है आप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारी शादियां होती हैं इंडिया में, लोग आकर के रहते हैं, तो 7 इयर्स से भारत में रह रहा हो, तो एप्लीकेशन देने के 7 साल पहले से वो भारत के अंदर अगर रह रहा होगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंडिया की नागरिकता यहां पर प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा है माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर एक और केस आ जाएगा, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु इज
सिटीजन ऑफ इंडिया। जो व्यक्ति सिटीजन, जैसे आजकल के टाइम में क्या होता है, आप लोग को देखेंगे बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनका क्या किया जाता है, पंजीकरण कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है नगर निगम में। तो वो क्या है, वो माइनर चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स क्या है, भारत के सिटीजन है। तो इन व्यक्तियों को भी रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन क्या किया जाएगा, यहां पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, कोई व्यक्ति जिसकी जो फुल एज और कैपेसिटी का हो, और हुज हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। जो पेरेंट्स हैं यहां पर, पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है यहां पर क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में यहां पर रजिस्टर्ड है, तो व्यक्ति भारत का क्या हो सकता है, नागरिक हो सकता है। फिर एक और केस लिखिए, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, कोई व्यक्ति जो पूर्ण क्षमतावान है और उसकी आयु, फुल एज का मतलब है 18 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, जिसके एक भी पिता जो है वो सिटीजन है इंडिपेंडेंट इंडिया के, whose either whose either parent are citizen of independent इंडिया। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है जो फुल आयु का है, पूरी क्षमताओं का है, और उसके कोई एक पिता या माता या पिता में से कोई एक जो है सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, और 12 महीने से 12 मंथ से वो इंडिया में रह रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ये व्यक्ति जो है जब भी एप्लीकेशन देगा, उसके 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा है, तो ये व्यक्ति क्या होगा, पंजीकरण के माध्यम से या बाय रजिस्ट्रेशन, दिस पर्सन विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। हालांकि ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये कंडीशन यहां पर रखी गई है, अगर कोई व्यक्ति फुल एज और कैपेसिटी का है और उसके माता या पिता में से कोई एक भी इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है वो सिटीजन है, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगी, यहां की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है, यह भी याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर होगा और 5 साल से इंडिया में रह रहा होगा, 5 इयर्स इंडिया में 5 साल से अगर वो यहां पर रह रहा होगा, तो फिर क्या कर सकता है, इस व्यक्ति को भी क्या होगा, बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन केस वही है, क्या होगा सिटीजनशिप मिलने का, कि जब भी वो अप्लाई करेगा पहले 12 महीने में उसे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में लगातार रहना पड़ेगा। 12 मंथ्स तक लगातार इंडिया में रहने के बाद ही वो व्यक्ति क्या हो पाएगा, भारत की नागरिकता को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है, कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर होना चाहिए और 5 सालों तक जो है वो भारत में यहां पर रहा हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला केस यहां पर समझेंगे। अब जो नेक्स्ट तरीका आता है वो आपका सिटीजनशिप एक्वायर करने का आता है, वो आता है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, बाय
नेचुरलाइजेशन। अब यहां पर क्या बात है, यहां पर देखिए इसमें क्या तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति बाय दिस प्रोसेस अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में के पास क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देगा तो यहां पर एक कंडीशन तो मैंडेटरी है कि वो जब एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन देने के 12 मंथ्स पहले जो है वो क्या हो, इंडिया में रह रहा हो, यानी इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, रिसाइडिंग इन इंडिया। पहली चीज तो ये कंडीशन, एक कंडीशन तो ये तो फिक्स कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश का है और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से इंडिया में सिटीजनशिप चाहता है तो जब भी वो अप्लाई करेगा उसके 12 महीने पहले उसको इंडिया में रिसाइड करना मैंडेटरी है। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर वो किसी ऐसी कंट्री का नागरिक नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसी कंट्री कि ठीक है, ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहां पर इंडियंस को सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर वो सिटीजन है, मान लीजिए किसी ऐसी कंट्री का जिस कंट्री में इंडियन को अलाउड नहीं सिटीजनशिप, तो फिर वो व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से। ऐसे में वही व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा जो कि इसी किसी ऐसे देश का रहने वाला हो जहां पर इंडियंस को सिटीजनशिप जो है यहां पर अलाउ की गई है। ठीक, और अगर वो यहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन है, मान लीजिए वो सिटीजनशिप के लिए यहां पर क्या करता है, अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, कहां पर अप्लाई करता है, इंडिया में अप्लाई करता है। तो यहां पर उसको जब इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा तो ऐसे में जिस भी कंट्री का वो ऑलरेडी सिटीजन है, जिस कंट्री का वो ऑलरेडी सिटीजन है, वो कंट्री का क्या है, उसको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, यानी रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि भैया अंडरटेकिंग में कि मैं इस कंट्री के सिटीजनशिप का त्याग कर रहा हूं और भारत की सिटीजनशिप को जो है मैं ग्रहण कर रहा हूं। फिर साथ साथ क्या है कि वो इंडियन गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक, और पार्टली या फिर किसी सोसाइटी में, और सोसाइटी किसी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, उससे जुड़ा हुआ हो और 14 इयर्स तक क्या है, भारत में रह रहा हो 14 इयर्स तक। अब इसमें एग्रीगेट क्या है, जो उसमें एग्रीगेट की बात आती है तो वो एग्रीगेट में कहता है कि एग्रीगेट 11 इयर्स वो भारत में रहा हो प्लस एप्लीकेशन करने देने के 12 महीने पहले तक वो भारत में 12 महीने लगातार भारत में रहा हो। तो ये एक कंडीशन हो गई कि यानी 14 साल तक भारत में रहना। एक कंडीशन उसकी क्या हो गई, ईदर रिसाइडिंग इन इंडिया और बिन सर्विस, या तो भारत में 14 साल से रह रहा हो या फिर क्या कर रहा हो, ये क्या कर रहा हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में प्लेस्ड है, जिसका ऑफिस या यहाँ पे कोई उसका कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है, उसमें वो कार्यरत है, तो उसको क्या कर सकता है, वो यहां पर बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, उन 22 लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज जो है उसको यहां पर उसको आनी चाहिए, तो उसकी यहां पर नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये कुछ सर्टेन चीजें हैं यहां पर नेचुरलाइज, यानी कि कंडीशंस को अलग अलग तरीके से एक बार फिर से समझिएगा। एक कह रहा है कि वो ऐसे किसी कंट्री का नागरिक हो जहां पर भारत के नागरिकों को नागरिकता मिलने का प्रावधान हो। दूसरा कह रहा है कि वो भारत में रह रहा हो या भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार में, वो पार्टली उसके साथ काम कर रहा हो या उसमें उसके साथ जुड़ा हुआ हो, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अंदर, यहां पर कोई सोसाइटी ग्रुप कंपनी में काम कर रहा हो और उस दौरान वो क्या कर रहा है, एग्रीगेट करीब 11 सालों तक भारत के अंदर रहा हो और एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले तक लगातार भारत के अंदर रहा हो। तो और साथ ही साथ उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, प्लस एज वेल एज उसका क्या होना चाहिए कि वो एग्रीगेट 11 साल तक लगभग भारत के अंदर निवास उसने किया हो। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से उस व्यक्ति को क्या की जा सकती है, भारत में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब यहीं पर एक चीज और भी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे
तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसमें कोई स्पेशल एबिलिटी है, यानी लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में, किसी फील्ड में उसने कोई म्यूजिक के फील्ड में कोई बहुत बड़ा काम काम किया हो, बहुत नाम कमाया हो, और ऐसे किसी व्यक्ति को भारत में वो चाहे नागरिकता देना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, ये जितनी भी कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस को या इनमें से कुछ कंडीशंस को वो क्या कर सकती है, वेव ऑफ कर सकती है। और इस तरीके से भारत में किसी व्यक्ति को यहां पे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है यहां पर कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको उस देश का नागरिक होना चाहिए जिस देश में भारत के लोगों को नागरिकता मिल जाती हो। सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप भारत में रह रहे हो लंबे समय से, यानी कि 14 वर्षों तक तो आप भारत में रहे हो, एग्रीगेट 11 वर्षों तक बीच में आते जाते रहे हो तो एग्रीगेट 11 वर्षों तक, और एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले तक आप भारत के अंदर निवास करते हो। भारत में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप वर्किंग हो, उसके साथ जुड़े हुए हो, इंडियन गवर्नमेंट के साथ किसी रूप से जुड़े हुए हो, साथ ही साथ आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपको लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देकर के ये नागरिकता ले सकते हैं। अब सवाल ये उठा कि एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या है कि एक तरीका यह है कि बाय एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी, ठीक है, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। किसी टेरिटरी को अगर भारत में मिला दिया जाए, ठीक है, तो मैंने कहा था जैसे पुडुचेरी को ले लिया गया, तो जब पुडुचेरी भारत में शामिल हो गया तो इसका मतलब क्या है, पुडुचेरी जब भारत में शामिल हो गया तो वो नागरिक, वहां के जितने भी नागरिक होंगे वो सब भारत के नागरिक यहां पर कहलाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो इस तरीके से भारत की नागरिकता जो है नागरिकों को यहां पर प्राप्त होती है। चाहे आप पुडुचेरी की बात कर लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं किसी और टेरिटरी की, जैसे मैंने अभी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मैंने बताया कि बांग्लादेश से कुछ हिस्सा आया, तो उसके साथ जो लोग आएंगे तो वो लोग भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, वो 5 वेज हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये कल क्वेश्चन मैराथन में हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको प्राप्त करने के तरीके क्या हो सकते हैं। इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि इंडिया में के सिटीजन से संबंधित क्या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या शक्ति यहां पर प्रदान की है, तो पार्लियामेंट को किस तरीके से पार्लियामेंट यहां के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि नागरिकता प्राप्त करने के प्रोविजंस तो हमने जान लिए, लेकिन नागरिकता जा कैसे सकती है, व्हाट इज द वे कि जिसकी तरीके से नागरिकता को यहां से जा सकती है। तो हम देखते हैं कि नागरिकता को जाने के प्रोविजंस यहां पर क्या है। ठीक, तो वो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आप हेडिंग डाल दीजिए, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कैसे कैसे भारत की नागरिकता जाएगी इसकी बात करेंगे। पहला एक तरीका क्या है, बाय रेनशिएशन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का अपनी इच्छा से यहां पर त्याग कर ले, फुल एज और कैपेसिटी का कोई व्यक्ति है और अपनी इच्छा से नागरिकता को त्याग कर दे, किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता जो है वो भारत से खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का कोई भी डिक्लेरेशन तब वैलिड नहीं होगा जब वहां पर वॉर चल रही हो। अदरवाइज अगर किसी व्यक्ति ने फुल एज कैपेसिटी के अपनी त्याग कर दिया तो उस व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी, और इस कंडीशन में उसके जो बच्चे होंगे, माइनर बच्चे होंगे, उनकी भी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो फुल एज को प्राप्त कर लेंगे, तब उनको यहां पर वो चाहे तो भारत की नागरिकता उनको यहां पर मिल सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन क्या कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता को गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, या कोई व्यक्ति क्या कर ले, अब बिना किसी को जाने किसी दूसरे देश की टर्मिनेशन, बल्कि बेसिकली ये होगा कि कोई व्यक्ति अगर है और उसने क्या कर लिया, दूसरे देश की नागरिकता ले ली वॉलंटरी, तो उसकी यहां पर नागरिकता क्या हो जाएगी, ये नागरिकता भारत के अंदर जो है उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका और भी है यहां पर, क्या है, बाय डेप्रिवेशन, किसी व्यक्ति को डिप्रीव कर दिया जाएगा, बाय
डेप्रीवेशन, ठीक है, डेप्रीवेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जाए, यानी किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। तो तीन तरीके हैं, बाय रेनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रिसिएशन। ठीक, यानी कि रेनंशिएशन में क्या है, कोई लिखित रूप से अपनी नागरिकता के लिए त्याग दे, तब हो सकता है। टर्मिनेशन में क्या है कि कोई व्यक्ति क्या करे, किसी और देश की वॉलंटरी जो है क्या कर ले, नागरिकता प्राप्त कर ले, तो ऐसे में उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो अपने आप यहां पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि अब डिप्रीव तो तब किया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति ने क्या किया, जैसे मान लीजिए किसी ने थ्रू फ्रॉड, कोई फ्रॉड कर दे और फ्रॉड करके क्या करे, फ्रॉड करके भारत की नागरिकता को ग्रहण कर ले, तो ऐसे अगर फ्रॉड से किसी ने भारत की नागरिकता ली होगी तो उस व्यक्ति की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, यहां पर समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे ही क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखा दे, तो अगर व्यक्ति कोई डिसलॉयल्टी दिखाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति तो उसकी भी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, यानी उस पर्सन को डिप्रीव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप पे। ठीक है, हालांकि ये इतना आसानी से डिप्रीव होता नहीं है कि उस व्यक्ति को डिप्रीव किया जा सके, आप देख ही रहे हैं जो सिचुएशन करंट में चल रही है। ठीक, साथ ही साथ ड्यूरिंग द वॉर, अगर मान लीजिए वॉर चल रही है और वॉर के समय में जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है, ठीक, उस कंट्री के साथ अगर वो कोई व्यक्ति ट्रेड करता है, उस समय इलीगली ट्रेड कर रहा है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यानी अगर जैसे अभी हम लोग पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऐसे में कोई व्यक्ति उस दौरान क्या करता, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता, और वो कैसे करता, कम्युनिकेट करता या ट्रेड करता इलीगल तरीके से, तो फिर क्या होता, वो व्यक्ति क्या होता, उसकी नागरिकता यहां पर समाप्त हो जाती। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात एक और कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, कैसे, किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या फिर नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से यहां पर नागरिकता मिली है, ठीक है, भारत के अंदर, और 5 साल नागरिकता मिले हुए उनमें से 2 साल किसी दूसरे देश की जेल में वो इम्प्रिजनमेंट में रहता है, यानी कैद में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर 2 साल अगर किसी और देश के जेल में वो इम्प्रिजमेंट में रहता है, तो इस व्यक्ति की भी नागरिकता यहां पर क्या कर दी जाएगी, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर 7 साल तक लगातार रहता है, ठीक है, इंडिया के बाहर 7 इयर्स तक कॉन्टिन्यूसली रहता है, 7 इयर्स तक, तो ऐसे व्यक्ति की भी नागरिकता जो है वो चली जाएगी। हालांकि यहां पे याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वॉर छिड़ गई है या फिर वो एजुकेशन के लिए गया हुआ है, तब ये प्रोविजन लागू नहीं होगा, अदरवाइज जो है ये प्रोविजन वहां पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके से हमने कहा कि 5 तरीके से नागरिकता अर्जित की जा सकती है और 3 तरीके से नागरिकता से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम लोगों ने नागरिकता को पढ़ा है, इसको यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।